हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसवीएम ऑनलाइन क्लासेस भद्राजुन जालोर में। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? चलिए रीड करते हैं 9th क्लास का पोर्शन। सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 15 और उसका पार्ट नंबर 6, छठा पार्ट। 9th क्लास की साइंस का जो 15वां चैप्टर चल रहा था उसके 5 वीडियो हमने बनाई। ये छठा वीडियो है, 6 पार्ट उसका। जो 5 पार्ट थे उसको रिवाइज़ कीजिए कि 5 पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि जो 5वां पार्ट था उसमें हमने खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ा था कि कंपोस्ट खाद क्या होती है, वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, हरी खाद क्या होती है, उर्वरक किस चीज़ का बना होता है, एनपीके में एनपीके क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यही चीज़ें हमने पढ़ी थी। याद है? उसको रिवाइज़ कीजिए पहले वाली चीज़ों को। तो उर्वरक ज़्यादा नुकसानदायक होता है मिट्टी की दृष्टि से देखा जाए तो। उर्वरता की दृष्टि से देखा जाए तो उर्वरक क्या करता है? मिट्टी की उर्वरक क्षमता को नष्ट कर देता है। यदि लगातार उर्वरक का उपयोग किया जाए खेत में तो खाद उतना नुकसान नहीं पहुंचाती। खाद बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि खाद में पोषक तत्व भी बहुत अच्छी मात्रा में और उचित मात्रा में होते हैं जो फसल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखते हैं। लेकिन जो उर्वरक होते हैं जो हम फैक्ट्री में बनाते हैं जैसे कि यूरिया है, वो उतने अच्छे नहीं होते। इसके साथ साथ वो जल प्रदूषण भी फैलाते हैं। लगातार यूज़ करने से मिट्टी की फर्टिलिटी रेट भी कम हो जाती है। तो यही कुछ बातें हमने पढ़ी थी। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ तो बच्चों, कल हमने देखी थोड़ा सा पीछे वाला पार्ट यही था हमारा। ये हमने पढ़ा था जल प्रदूषण होता है, क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। खाद का उपयोग है वो लंबी दीर्घावधि के लिए रहता है। तो कल जहाँ से छोड़ा था वहाँ से देखो 1-2 क्वेश्चंस बन रहे हैं। उन क्वेश्चन को पहले करते हैं। एक प्रश्न बना है जो कल पढ़ा था, उसमें से देखिए क्या है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। यदि आप मिट्टी की उर्वरता यानी उत्पादन क्षमता, जब मिट्टी की फर्टिलिटी रेट है जिसमें वो अनाज पैदा करता है, वो कितनी है, वो कम है या ज़्यादा है, वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता होती है। उर्वरता कह सकते हैं आप उसको, फर्टिलिटी कह सकते हैं। उस फर्टिलिटी के लिए, मिट्टी की उर्वरता के लिए खाद और उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। दोनों में से कौन बेस्ट है और दोनों का कितना फ़ायदा मिलता है। जैसा कि ये तो आप आ ही रहा होगा पिछले वाला, यदि आपने वीडियो देखा है तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको अच्छे से आ रहा होगा, आना भी चाहिए। खाद और उर्वरक दोनों ही क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। लेकिन खाद कितनी भी डाल दो, कितने भी लंबे समय तक डालते रहो आप, उसमें किसी प्रकार का मिट्टी की उर्वरता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उर्वरता बढ़ती ही है। लेकिन उर्वरक डालने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, घट जाती है लगातार डालने पर, क्योंकि ये तो कृत्रिम रूप से फैक्ट्री में बनाई गई चीज़ें होती हैं। और जो खाद होती है वो गाय भैंस भेड़ बकरियों के गोबर से, अपशिष्ट से बनती है, तो एकदम नेचुरल प्राकृतिक होती है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए खाद बेटर रहती है उर्वरक के बजाय। हालांकि उर्वरक भी हमें डालते हैं, डालने ही पड़ते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो प्राकृतिक खाद बहुत अच्छी होती है। लगातार ऐसा करने से मिट्टी में खनिजों की, आयनों की मात्रा में कमी हो जाती है, तो मिट्टी की उर्वरता भी कम हो जाती है। उर्वरक के उपयोग करने से जल प्रदूषण भी होता है। ये इनके इन प्रक्रिया में बहुत सारी नुकसान हैं उर्वरक के, हालांकि उतने भी नहीं हैं, लेकिन खाद की बजाय उर्वरक अच्छी नहीं है। खाद बहुत अच्छी चीज़ होती है। चलिए तो इससे आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन की बात हमने की है। कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का बहुत कम उपयोग, बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कुछ दिनों से, कुछ सालों से इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। तो मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल से बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है, कार्बनिक खेती क्या है।
कार्बनिक खेती वह खेती है जिसमें अकार्बनिक पदार्थों का यूज नहीं होता, जिसमें उर्वरकों का उपयोग नहीं होता। मिट्टी की उर्वरता बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनी रहती है और जो उत्पादन हम प्राप्त करते हैं बिल्कुल प्योर होता है। उसमें किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं होती, उसमें किसी प्रकार के कोई हानिकारक रासायनिक पदार्थ नहीं होते, बिल्कुल प्योर होता है। जैसे आप इसको समझिए इस प्रकार से, अपने खेत में मूंग है, मोठ है, दोनों बोए हैं, मूंग बोए हैं, मोठ बोए हैं, लेकिन मूंग मोठ की फलियां कम लग रही थी, आपने स्प्रे कर दिया, फलियां अच्छी लग गई, फिर आपने उस मूंग मोठ निकाल लिए, अनाज निकाल लिया, अनाज को बोरियों में भर दिया, फिर आपने उसको मार्केट में बेच दिया, मूंग है, मोठ है, जो भी था, उसकी दाल बन गई और वो दाल फिर लोग खरीदने जाते हैं जिसको दाल चाहिए, घर पर लाकर वो दाल बनाते हैं। क्या उस दाल में वो स्प्रे है या स्प्रे के कुछ रासायनिक पदार्थ जो थे, केमिकल थे, क्या वो दाल में हैं या नहीं है? होंगे, बेशक होंगे। तो जो महिलाएं उस दाल को बनाकर खाती हैं, घर परिवार में वो दाल बनती है, तो क्या उतनी प्योर होती है जिसमें कोई आप डाला ही नहीं? एक दूसरी दाल है जिसमें आपने कुछ भी नहीं डाला, मूंग मोठ खेत में आराम से उगे, उसमें आपने किसी भी प्रकार के कोई केमिकल नहीं डाले, ना कोई उर्वरक डाले, ना कोई स्प्रे किया, तो वो जो अनाज कितने प्योर होते हैं, कितने शुद्ध होते हैं। तो ऐसी खेती जिसके अंदर बिना रासायनिक पदार्थों का उपयोग किए, बिना अकार्बनिक तत्वों का प्रयोग किए, बिना उर्वरक डाले, बिना स्प्रे किए यदि हम खेती करते हैं तो जो अनाज मिलता है वो 100% 100% शुद्ध होता है। और ऐसी खेती की पद्धति को हम कार्बनिक खेती कहते हैं। हाँ, उसमें यह होगा कि हाँ, आपकी अनाज की पैदावार कम हो जाएगी, लेकिन जितना होगा बिल्कुल शानदार होगा, बिल्कुल प्योर होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसे मिलावट नहीं होगी जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसी खेती को हम कार्बनिक खेती कहते हैं। तो कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक यानी उर्वरक यूरिया का कोई छिड़काव नहीं होगा, पीड़कनाशी, ऐसा भी कोई नुकसान नहीं होगा कि जैसे कि चूहे मर जाएं। उसमें पीड़क कहते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले को पीड़क कहते हैं, जो सजीव होते हैं, है ना। तो उसमें ना तो सूक्ष्म जीव है, जैसे कि ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले छोटे मोटे जीव हैं या चूहा है, ये भी नहीं मरेंगे। पीड़कनाशी का उपयोग भी नहीं करना, रासायनिक उर्वरक का उपयोग भी नहीं करना, शाकनाशी का उपयोग भी नहीं करना। फसल के साथ जो खरपतवार होते हैं उनको भी नहीं मारा जाएगा। शाक कहते हैं छोटे छोटे पादपों को, और छोटे छोटे पादपों को नष्ट करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? शाकनाशी कहलाते हैं। आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता, इनका उपयोग न के बराबर होता है, करते ही नहीं है, बहुत कम होता है। तो ऐसी खेती जिसमें ना तो स्प्रे कर रहे हो, ना उर्वरक डाल रहे हो, ना पीड़कनाशी, ना शाकनाशी, किसी का भी छिड़काव नहीं कर रहे हो, तो फिर अनाज में पैदावार में चाहे कमी आ जाए, लेकिन जितना अनाज आपको प्राप्त होगा वो बिल्कुल शुद्ध होगा, उससे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्वास्थ्य बहुत उन्नत रहेगा। तो ऐसी खेती को कार्बनिक खेती कहते हैं। वर्तमान में लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं क्योंकि मार्केट की चीज़ें खाते हैं, जितने प्रकार की दालें चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, अनाज, गेहूँ, बाजरा, मूंग, मोठ, चने, जिसकी दालें चाहिए, जो हमें अन्न चाहिए, वो सब मार्केट से खरीद कर लाते हैं। और मार्केट से खरीद कहाँ से आता है? खेतों से आता है। और खेतों में लोग क्या करते हैं? अनाज की पैदावार ज़्यादा हो इसलिए उसमें अनाज पीड़कों का छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, कभी कुछ डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं, तो पैदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन रासायनिक पदार्थ हैं जो घटिया किस्म के वो साथ में मिल जाते हैं। तो कार्बनिक खेती बहुत अच्छी खेती है। कुछ सालों से कुछ लोग हैं वो कार्बनिक खेती पर बहुत अधिक जोर दे रहे हैं, इसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस पद्धति में अधिकाधिक कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे कि नील हरित शैवाल का संवर्धन, जैविक कारक बनाने में उपयोग किया जाता है, जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग करते हैं। देखिए, इस पत्ती में अधिकाधिक कार्बनिक खाद में तक जानवरों की खाद होती है। कार्बनिक खाद, गाय भैंस भेड़ बकरियों की जो खाद है वो कार्बनिक खाद है। कृषि अपशिष्ट, खेत के जैसे कि पूले हैं या पुआल जिसको कहते हैं ना, खेत में जो फसलों का कचरा है वो है, या पशुधन का कचरा का पुनर्चक्रण, उसे बार बार काम में लिया जाता है। जैविक कारक जैसे कि नील हरित शैवाल, खेत में शैवाल लगाए जाते हैं जिससे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। शैवाल बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन नील हरित शैवाल है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का बहुत बेटर काम करते हैं। जैविक उर्वरक बनाने में किया जाता है। हम ऐसी खाद बनाएंगे जो जैविक खाद होगी, जैविक कारक,
है ना। अब हम जो उर्वरक बनाएंगे वो फैक्ट्री में नहीं बनाएंगे, हमारे खेत के अंदर जो गोबर है, जो कचरा है, उसी से हम क्या बनाते हैं, जैविक उर्वरक बनाते हैं। सजीवों से बनने वाले उर्वरक जैविक उर्वरक कहलाते हैं, जो फसल को नुकसान नहीं बहुत फायदा पहुंचाते हैं। नीम की पत्तियां तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में खाद्य संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। नीम की पत्ती और हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में खाद्य संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको पता है कि बाजरा है, गेहूं है, मूंग है, मोठ, इनको यदि आप बोरियों में भरकर घर में रख देते हैं तो कुछ कीटनाशक हैं जो अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसे आप इल्ली कह सकते हो, जिसे घुन कह सकते हो, जिसे दीमक कह सकते हो। वो अनाज के अंदर रहकर अनाज को खोखला कर देते हैं। तो आप इससे बचने के लिए किसी प्रकार का छिड़काव ना करें, उसमें केमिकल न डालें, कोई दवाइयाँ न डालें। क्या करेंगे, क्योंकि केमिकल दवाइयाँ डालेंगे तो वो जो घुन है, इल्ली है, दीमक है, वो तो नहीं लगेगी, लेकिन फिर अनाज शुद्ध नहीं रहेगा। इसलिए आप ना उसमें नीम की पत्तियाँ डाल दो, उसमें हल्दी डाल दो, ताकि कीटनाशक भी नहीं लगेंगे, कीट भी नहीं लगेंगे, इल्ली घुन भी नहीं पड़ेंगे, और आपका जो अनाज है बिल्कुल शुद्ध का शुद्ध रहेगा। खाद्य संग्रहण का मतलब भोजन के जो कण है उसको आप बचा के रखते हो ना, जैसे कि बोरियों में भरकर, उसको खाद्य संग्रहण का नाम दिया गया। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती। मिश्रित खेती का मतलब एक ही अन्न भूखंड में जमीन के एक ही टुकड़े में 2-4 फसलों को साथ बोना। अकेला बाजरा नहीं, बाजरे के साथ में मूंग होंगे, कुछ मोठ होगा, गंवार होगा, तिल होगा। तो उसमें यदि किसी एक खेती को नुकसान होगा तो दूसरा जो अनाज है वो बढ़ जाएगा। मिश्रित खेती कहते हैं उसे। अंतर फसलीकरण, 2 फसलों के बीच में अंतर, तथा फसल चक्र, फसलों को बदल बदल कर बोना। एक ज़मीन के अंदर इस साल हमने बाजरा बोया है तो अगले साल गंवार बोएंगे, फिर अगले साल वापस बाजरा बोएंगे, इसे कहते हैं फसल चक्र। फसलों को बदल बदल कर बोना वो फसल चक्र कहलाता है। और अंतर फसलीकरण का मतलब 2 फसलों के बीच में कुछ अंतर देना समय का, जैसा कि अनुभाग 15.1.2 के थर्ड में वर्णित है। आवश्यक है, ये फसल तंत्र कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार से खेती करते हो, मिश्रित खेती है, अंतर फसलीकरण है, फसल चक्र का इनका यूज करते हो, तो फिर कीट है, पीड़क है, खरपतवार है आदि पर भी कंट्रोल होगा, और जो फसल है आपकी उसको पोषक तत्व भी अच्छे से प्रदान होंगे। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सिंचाई। सिंचाई का मतलब फसल को पानी देना है। 2 प्रकार की सिंचाई होती है, एक कुदरत करती है अपने आप बरसात से, पेड़ पौधों को, खेत में खड़ी फसल को, अनाज को बरसात से अपने आप पानी मिल जाता है, वो भी प्राकृतिक सिंचाई है। और आजकल सबको पता है कि बेरा जिसको कहते हैं, ट्यूबवेल है, कुएँ हैं, वो खेतों में होते हैं, उनकी सहायता से पानी निकाल कर फव्वारों की सहायता से ड्रिप सिस्टम के द्वारा फसल को पानी दिया जाता है। तो फसल को पानी देना, समय समय पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है। अधिकांश जो लोग हैं वो खेती करते हैं वो बरसात के पानी से ही करते हैं। भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने पर तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। तो भारत के अंदर या अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज किस पर निर्भर करती है? समय पर मानसून आने पर, सही समय पर बरसात होने पर, और दूसरा फैक्टर क्या है, वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर। जब फसल धीरे धीरे बड़ी होने लगती है उस टाइम उसे जब पानी चाहिए ठीक उसी टाइम यदि बरसात हो जाए तो फसल अच्छी होगी। तो जो लोग बरसात पर डिपेंड करते हैं अपनी खेती को, उसके लिए ये ज़रूरी है कि समय पर मानसून आ जाए। कभी कभार मानसून आने में देरी हो जाती है तो फिर फसल का उत्पादन उतना अच्छा नहीं होता। फसल जब बढ़ रही होती है, जब उसे पानी चाहिए, यदि उस टाइम नहीं होता, आगे पीछे पानी हो जाता है, तो फिर उत्पादन पर फर्क पड़ता है। तो अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज है वो मानसून और सही समय पर बरसात होने पर निर्भर करती है। इसलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है। बरसात कम होगी तो ये तो जाहिर सी बात है कि फसल का उत्पादन में कमी आएगी।
फसल का उत्पादन कम होगा। फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। यदि फसल बीज की अवस्था में है, अब वो बढ़ रही है, यदि उस टाइम पानी की कमी हो जाएगी तो उत्पादन आधा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और उस टाइम यदि उसको पानी मिल गया तो उत्पादन में वृद्धि होती है। तो फसल का वृद्धि काल कौन सा होता है? जब फसल बढ़ रही होती है, वो उसका वृद्धि काल कहलाता है। इसलिए अधिकाधिक कृषि भूमि को संचित करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। तो इसलिए हम ऐसे कुछ उपाय, कुछ मेथड, कुछ विधियों का उपयोग करेंगे जिससे कि अधिक से अधिक जमीन को सिंचित किया जा सके, उसकी सिंचाई की जा सके। एक कॉलम के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हैं, उस पर भी गौर करेंगे। तो फसल में ये जो बीच में आया ना कि वृद्धि काल में उचित सिंचाई होने पर ऐसा हो सकता है। तो बीच में पानी देना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस कॉलम में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई हैं, हम उस पर भी चर्चा करते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है इसे भी जानें। पानी की कमी अथवा वर्षा की अनियमितता। पानी की कमी अथवा वर्षा की अनियमितता के कारण सूखा होता है। सूखा कहते हैं अकाल पड़ने को। जब बरसात बिल्कुल नहीं होती तो फसल तो होने का सवाल ही नहीं होता। जब बरसात होती नहीं है, इस कंडीशन को हम सूखा कहते हैं, बिल्कुल ड्राई कंडीशन रहना। पानी की कमी या वर्षा की अनियमितता के कारण सूखा होता है। वर्षा पर आधारित कृषि को सूखे से बहुत हानि होती है। ऐसी खेती जो बरसात पर डिपेंड करती है, यदि ट्यूबवेल होते हैं तो फिर ऐसा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पानी की जब जब कमी होगी ट्यूबवेल से पानी दे दिया जाएगा फसल को। लेकिन ऐसी फसल जो केवल बरसात पर डिपेंड करती है, तो जब बरसात नहीं होगी तो फिर सूखे से खेत को बहुत हानि होती है, बहुत नुकसान पहुंचता है। विशेषतः उन क्षेत्रों में जहाँ पर किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं करते हैं। बेचारों के पास यदि ट्यूबवेल नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी, या पानी खारा होगा इसलिए ट्यूबवेल करते नहीं होंगे, बनाते नहीं होंगे, उन क्षेत्रों में बहुत नुकसान होता है उन किसानों को। जब बरसात टाइम पर नहीं होती, सूखा पड़ जाता है उस कंडीशन में। विशेषतः उन क्षेत्रों में जहाँ पर किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं करते हैं और केवल वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं, केवल ऊपर वाले द्वारा रहम की गई बरसात पर ही डिपेंड रहते हैं, तो फिर यदि पानी नहीं बरसता, बरसात कम होती है, तो उन किसानों को बहुत नुकसान होता है, उनका जीना मुश्किल सा हो जाता है। हल्की मृदाओं में पानी को सिंचित रखने की क्षमता कम होती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में हल्की मृदा होती है वहाँ पर सूखे के कारण फसलों की बहुत हानि होती है। हल्की मृदा का मतलब ऐसा है कि जिस मृदा की पानी को सोखने की या पानी को अपने अंदर रखने की जो कैपेसिटी, जो क्षमता है, वो जिस मिट्टी में कम होती है उस मिट्टी को हम हल्की मृदा कहते हैं। इसलिए जिन क्षेत्रों में हल्की मृदा होती है वहाँ पर सूखे के कारण फसलों की बहुत हानि होती है। वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों की ऐसी किस्में तैयार कर ली हैं जो सूखे की स्थिति को सहन कर सकती हैं। वर्तमान में साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं जिसकी वजह से ऐसी फसलें बनाई हैं, वो कम पानी में भी कुछ ना कुछ उत्पादन उनका होगा, वो फसल खाली नहीं जाती है। या यूँ कह सकते हैं कि ऐसे बीज भी हमने बनाए हैं, वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, जो हल्की मिट्टी में भी उगाएंगे तब भी कुछ ना कुछ पैदावार तो देंगे। यदि बरसात अच्छी होगी तो अच्छी पैदावार देंगे, कम होगी तब भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नुकसान होगा, कुछ उत्पादन जरूर होगा। तो दिन प्रतिदिन ऐसी किस्में बनाई जा रही हैं, कृषकों को, किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो बच्चों, पानी का कितना इम्पोर्टेंट है, सिंचाई का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है कृषि में, ये आपने देखा है अभी। भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं। वाटर के जो सोर्सेस हैं भारत में वो वैसे तो बहुत हैं, लेकिन भारत में अधिकांश खेती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो बरसात पर डिपेंड करती है। ग्रामीण एरियो की अधिकांश जो है, विभिन्न प्रकार की जलवायु है। क्लाइमेट कंडीशन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रकार का है। जलवायु को कहते हैं क्लाइमेट, CLIMATE। अपने आसपास के वातावरण में जल और वायु की जो कंडीशन है उसको जलवायु कहते हैं, क्लाइमेट कंडीशन। तो भारत में पानी के अनेक स्रोत भी हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु भी है। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की सिंचाई की विधियाँ पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर बनाई जाती हैं। तो सिंचाई की जो विधियाँ हैं कि आप सिंचाई किन विधियों से, किन तरीक़ों से सिंचाई करते हो,
ये किस पर डिपेंड करता है? ये पानी के स्रोत की उपलब्धता पर, कि पानी आपको मिलता कैसा है। नदियों का पानी मिलता है, या झरनों का पानी मिलता है, या फिर आपको किसी नहर परियोजना का पानी मिलता है, या बांध का पानी मिलता है, या बरसात का कलेक्टेड वाटर मिलता है। जैसा पानी मिलता है उस पानी के हिसाब से ही सिंचाई की विधियां हैं। जैसे किसी के पास ट्यूबवेल है तो वो फिर ड्रिप सिस्टम, फुहारा सिस्टम से सिंचाई करेगा। नहर है तो फिर वो नाले की सहायता से करेगा, नाला आता है खेत में उसके हिसाब से। तो वो कई प्रकार के, जैसा पानी की स्रोत होंगे आपके पास वैसे ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण जैसे कुएं, नहर, नदियाँ, तालाब आदि हैं। कुआं होगा तो कैसे करेंगे, नहर होगी तो कैसे करेंगे, नदियाँ, तालाब आदि से संबंधित चीज़ें। तो सिंचाई की विधियां हैं वो सिंचाई के जो पानी के जो स्रोत हैं उस पर निर्भर करती है। जैसे पढ़ते हैं आगे डिटेल से इसको। जैसे कि एक बिंदु है कुआं, वोल। कुएं दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। आजकल जो खुदे हुए कुएं हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। पुराने जितने बने हुए हैं वो हैं, नए नहीं बन रहे हैं। क्योंकि नए हम नलकूप बना रहे हैं, जिसको आप हैंडपंप कह सकते हो या जिसको आप ट्यूबवेल कह सकते हो। तो जैसे कि ईंटों से या ना उसके बनाया हुआ होता है, एक बहुत गहरी नाल होती है जो ईंटों से बनाई गई होती है। पहले ऐसे कुएं होते थे जिन्हें अपन खुदे हुए कुएं कहते हैं। आजकल जो नलकूप होते हैं उनको मशीनों की सहायता से और बनाया जाता है, सिर्फ पाइप को ही फिट किया जाता है अंदर। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है। नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है, किसी मेथड से निकाला जाता है उसमें। नलकूप अलग चीज़ है और कुआं थोड़ा सा क्या है, अलग चीज़ है। तो कुएं में तो भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है और फिर उस पानी को निकाला जाता है। नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है, स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। तो पानी को पंप द्वारा भी निकाला जा सकता है, जैसे कि नलकूप में यही विधि काम करती है बेटी, पंप से पानी को निकाला जाता है। दूसरी विधि है नहरें। ये सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है। व्यापक का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में फैला। यदि ट्यूबवेल है, नलकूप है, कुआं है तो वो उसी खेत में पानी की सिंचाई कर सकता है, या बहुत ज़्यादा दूर, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा एरिया को नहीं कर सकता। लेकिन जो नहरें हैं वो व्यापक तंत्र हैं। एक नहर जो जा रही है वो कई गाँवों में पानी उपलब्ध करवा सकती है और करवाती ही है, ये देखा भी है आपने। ये सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है। इनमें पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। कई प्रकार के जलाशय और नदियों से पानी इसमें आता है। मुख्यतः नहर से शाखाएं निकलती हैं। मुख्य जो नहर है उससे क्या निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती हैं। उन शाखाओं को आगे बांट दिया जाता है और उन शाखाओं से आगे पानी जाता है। नदी जल उठाव प्रणाली, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, लेकिन यहीं तक आज इसको छोड़ देते हैं टॉपिक को। तो ये जो नहर है, इस नहरों से शाखाएं निकलती हैं और फिर खेतों में पानी कैसे जाता है उस पर चर्चा करते हैं हम। तो जैसे कि ये मुख्य नहर जा रही है, इस मुख्य नहर से यहाँ पर क्या लगा दिया, एक नाला लगा दिया, ये लीजिए। फिर जो पानी इधर जा रहा है उस पानी का ये भाग आधा इधर आ रहा है। यहाँ पर हमने एक वो नल को रोकने, पानी को रोकने के लिए बना दिया। फिर यहाँ से ये जो कुछ खेत हैं, जैसे कि एक खेत ये है, एक खेत ये है, तो फिर ये पानी एक नाले से इस खेत में भी आएगा, इस खेत में भी आएगा। तो ये हो गई पानी की विभाजित प्रणाली हो गई, इसको कह सकते हैं। और नहरों में पानी कहाँ से आता है, बहुत सारे जलाशयों से पानी है वो इकट्ठा करके नहर में आता है पानी, नहर में आता है। और नहर इस प्रकार से बनाई जाती है और फिर उसमें पानी को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार से आएगा, फिर इस खेत में, इस खेत से एक हल्का नाला निकलेगा और फिर वो अगले खेत में भी पानी जाएगा। इस प्रकार से नाला निकाल सकते हैं। तो हर खेतों में पानी इस प्रकार से जा सकता है। तो एक विभाजित प्रणाली है। तो काफ़ी लंबे क्षेत्र में आप पानी को इस प्रकार से बहुत सारे खेतों में सिंचाई कर सकते हो, नहर प्रणाली जो होती है उससे।
तो ये एक विभाजित प्रणाली हो गई। नहरों में पानी इस प्रकार से वितरित किया जाता है। तो आज की क्लास में बच्चों हमने पढ़ा है सिंचाई के बारे में पढ़ा है, कार्बनिक खेती के बारे में भी पढ़ा है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। कार्बनिक खेती क्या होती है, एक ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखेंगे आप। सिंचाई के साधन क्या क्या हैं इंडिया के अंदर, भारत में, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उसके, वो भी आप पढ़ेंगे। पीड़कनाशी, शाकनाशी क्या होते हैं। पीड़कनाशी क्या होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पीड़कों को नष्ट करते हैं, और ऐसे रासायनिक पदार्थ जो छोटे मोटे पेड़ पौधे शाकों को नष्ट करते हैं, उन्हें शाकनाशी कहते हैं। खरपतवारनाशी भी होते हैं, खरपतवार को नष्ट करने वाले। कुल मिलाकर हमने कार्बनिक खेती के बारे में पढ़ा है, सिंचाई के बारे में पढ़ा है। सिंचाई के जो साधन हैं, जो विधियां हैं, उसमें हमने एक कुएं की बात की थी, ट्यूबवेल की बात की थी, और दूसरा हमारा जो मेथड था वो नहर के बारे में भी था। इससे आगे हम कल पढ़ते हैं, तो आप इसका रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। तो ये आपका चैप्टर 9th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 6 हो गया कंप्लीट। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक। लगातार बने रहिए। धन्यवाद।